हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी। तो फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट जो है ये ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं, यानी कि ये ऑप्टिक्स पहले हम देखेंगे ऑप्टिक्स क्या है, इसके बाद हम लाइट पर आते हैं। तो ऑप्टिक्स है एक्चुअली ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का ब्रांच है ये। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी लाइट एंड इट्स बिहेवियर, सब कुछ लाइट एंड इट्स बिहेवियर किस में हम पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। क्लियर। अब याद रहिए ये जो ऑप्टिक्स है ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? 3 हिस्सों में। एक हिस्सा हमारा है वो है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक हमारा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सेकंड जो हमारा है वो है वेव ऑप्टिक्स, वो है वेव ऑप्टिक्स। और थर्ड जो हमारा है वो है क्वांटम ऑप्टिक्स। ये 3 ऑप्टिक्स यानी कि 3 ब्रांचेस है ऑप्टिक्स के। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स और एक है क्वांटम ऑप्टिक्स। अब इनमें से ज़्यादा जो सिलेबस है हमारा एसएसबी का वो होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं। अब ये ब्रांचेस किस पर है, किस पर बनाई गई हैं, मीन्स इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं और इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं। तो ये तीनों ब्रांचेस डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट किस चीज़ की बनी हुई है, इसका नेचर कैसा है। क्लियर। अब इसी को हम आगे ले जाएंगे नेचर ऑफ लाइट में। उसके बाद मैं आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बताऊंगा और इसमें जितने भी फिनोमिनाज हमें पढ़ने हैं वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेव में क्या क्या हमें याद रखना है वो भी हम देखेंगे और इसमें के बाद ऑप्टिक्स क्वांटम में हमें क्या याद रखना है वो भी हम देखेंगे। तो वापस आते हैं किस पर, अब तीनों में हम क्या पढ़ते हैं, जनरली हम पढ़ते हैं लाइट। तो वापस आते हैं किस पर, लाइट पर। तो क्या चीज़ है लाइट, तो इसमें आप ध्यान रहिए, ये तो आप लोगों को पता भी होगा लाइट क्या चीज़ है। मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ आपको लाइट के बारे में अप्रॉक्सीमेटली एवरीथिंग। लाइट के बारे में लिखा मैंने, दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सन है हमारे पास, बल्ब है हमारे पास, एटसेट्रा, विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट। अब इसे होता क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो ऑब्टेन होती है इल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स से, जैसे कि हमारे पास सन है, बल्ब है, विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट, जिससे हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। क्लियर। तो उस चीज़ को हम लाइट कहते हैं। एक्चुअल में जो एनर्जी यहाँ पर मैंने कहा इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये कौन से टाइप ऑफ एनर्जी होती है, तो इसमें आप याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 10 to the power 14 हर्ट्ज। तो याद रखिए अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी होगी 10 to the power 14 हर्ट्ज, तो ये कहलाती है लाइट। क्या कहलाती है? लाइट। और इसकी जो वेव लेंथ रेंज है वो है 4 × 10 to the power -7 to 8 × 10 to the power -7 मीटर। ये मीटर्स में है, तो कभी कभी आपको आता है ये एंगस्ट्रॉम्स में या नैनोमीटर्स में। तो याद रखिए अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, एंगस्ट्रॉम्स में, तो याद रखिए मैंने आपको इससे पहले भी कहा होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 to the power -10 मीटर। तो यहाँ पर है 10 to the power -7, इसको 10 to the power -10 बनाना है, तो इसको मल्टीपल करना पड़ेगा हमें किसके साथ, इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 1000 से। तो इसको मल्टीपल भी करेंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये जब मल्टीपल करेंगे 1000 से तो ये बन जाएगा 4000, और डिवाइड भी करेंगे 1000 से तो डिवाइड वाला 1000 ऊपर जाएगा। ये ऑलरेडी 10 to the power -7 है, डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000 का मतलब है 10 to the power -3,
सॉरी 10 टू द पावर 3। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -7 -3, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -10। तो 10 टू द पावर -10 ही होता है एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो ये बन जाएगा यहाँ पर क्या चीज, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। या इस तरह से अगर नैनोमीटर में कहा गया हो तो आप याद रखिए 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। क्लियर? तो ये इसकी वेवलेंथ रेंज होती है, किसकी, लाइट की, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 टू द पावर 14। ये कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, इसकी एक रेंज होती है। आप ये लिख सकते हो 10 टू द पावर 14 एक एवरेज फ्रीक्वेंसी होती है, किसकी, लाइट की। क्लियर? अब किस पर आते हैं हम, अब आते हैं नेचर ऑफ लाइट पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। नेचर ऑफ लाइट में हम डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे लाइट किस चीज की बनी हुई होगी। क्लियर? तो फर्स्ट थ्योरी जो नेचर ऑफ लाइट पर आई, बहुत सारी थ्योरीज आई नेचर ऑफ लाइट पर, तो फर्स्ट थ्योरी जो आई वो आई न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब इसने हमें क्या बता दिया, दैट लाइट जो है कंसिस्ट्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स विच आर शॉट आउट बाय अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो बस इतना ही याद रखिए इसमें न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में। आप इस पर क्वेश्चन किस तरह का आ सकते हैं, विच ऑफ द पार्टिकल were shot out by luminous object as per Newton's theory of light। तो नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, तो 4 में से आपको बताना पड़ेगा कि ये कॉर्पस्कल होता है। क्लियर? या कभी कभी आएगा व्हाट इज अ कॉर्पस्कल इन न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो इट इज अ पार्टिकल विच आर शॉट आउट बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? विच ऑफ विच लाइट इज मेड अप ऑफ। क्लियर हुआ है? तो इसने क्या एक्सप्लेन किया जिसके बिना पर इसको एक्सेप्ट किया गया, तो इसने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसने एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसने एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन इसने एक्सप्लेन किया। तो इसके बिना पर इसको एक्सेप्ट किया गया। अब ये फेल कहां पे हुई, तो याद रखिए ये फेल हुई रिफ्रैक्शन के केस में। इसने क्या बता दिया था, तो इसने बता दिया था कि स्पीड ऑफ जो लाइट होती है इट मस्ट इंक्रीज इन डेंसर मीडियम। मीन्स अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रांसमिट हो, डेंसर मीडियम की ओर, तो इसकी स्पीड जो होगी वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। और बाहर यानी कि रेयरर मीडियम में जो इसकी स्पीड होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू दिस। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप लोगों को पता होगा कि स्पीड जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है when light travels from rarer to denser medium। इसको हम आगे देखेंगे, फिलहाल इसमें आप इतना याद रखोगे कि इसमें न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरी पर आते हैं। दूसरी थ्योरी जो हमारे पास है वो है हाइजेंस वेव थ्योरी। तो क्रिश्चियन हाइजेन था साइंटिस्ट, उसने भी अपनी थ्योरी दी थी लाइट के बारे में। उसने क्या कहा था, लाइट जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ये ट्रेवल करती है एक इनविजिबल सबस्टेंस में जिसका नाम था इथर। इनविजिबल सबस्टेंस जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर से ये ट्रेवल करती है। क्लियर? तो इसने क्या एक्सप्लेन किया, इसने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। क्लियर? और इसने ये भी बता दिया था दैट स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है जब ये डेंसर मीडियम में जाती है। व्हेन ट्रेवलिंग टुवर्ड्स डेंसर, जब ये डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है। अब इसका फेलियर क्या है कि ये फेल क्यों हुई, इसको बताया गया भाई ये जो सबस्टेंस आप बता रहे हो इथर, इसको आप प्रूव भी कर लो। लेकिन इसने प्रूव नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि ऐसा कोई सबस्टेंस, ऐसा कोई मीडियम है ही नहीं। क्लियर? जिसमें लाइट ट्रैवल करती है उसके बाद हम तक पहुंच जाती हैं। बस इतना याद रखोगे आप। वेव थ्योरी जो हाइजेन ने दी थी उसने लाइट जो है कौन सी टाइप ऑफ वेव बता दी थी, लॉन्गिट्यूडनल बता दी थी, ट्रांसवर्स बता दी थी, या कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता दी थी। तो याद रखिए इसने क्या बता दिया था, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। तो इसमें आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका नेचर ऑफ लाइट का, यानी कि थर्ड जो थ्योरी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो ये किसने दी थी, मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने क्या कहा था कि लाइट जो है ये थ्योरेटिकली उसने कहा था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर काम कर रहा था। उसने थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया दैट जो लाइट है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और विच ट्रेवल्स विथ ए स्पीड ऑफ सी। सी तो आपको पता होगा इट इज द स्पीड ऑफ लाइट।
और इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विच इक्वल्स 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर। ये जो थ्योरी थी ये एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया हेनरिच हर्ट्ज ने। क्लियर। तो इसने थ्योरेटिकली कहा था, इसने वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर। और इसमें यह भी बताया गया लाइट जो ये वेव है ये ट्रांसवर्स इन नेचर है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। जैसे कि अभी मैंने कहा हाइजन ने बोला था ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन मैक्सवेल ने क्या कहा था ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। क्लियर। और ये प्रोपोगेट कर सकती हैं विदाउट एनी मटेरियल इन मीडियम। तो किसी भी मीडियम में ये ट्रेवल कर सकती है अगर मीडियम में मटेरियल ना हो, यानी कि वैक्यूम अगर हो तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। क्लियर। अब ये फेल कहाँ पे हुई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में कहा था। अब हम आते हैं किस पर, इसके फेलियर्स पर। तो ये कहाँ पे फेल हुई, तो याद रखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसने एक्सप्लेन नहीं किया, एटॉमिक एक्साइटेशन जो है ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया, कॉम्पटन्स इफेक्ट ये इसने एक्सप्लेन नहीं। अब आप कहोगे ये सब चीजें क्या है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना याद रखो कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक एक्साइटेशन एंड कॉम्पटन्स इफेक्ट। क्योंकि अगर इनको डिस्कस करेंगे तो ये चलता ही रहेंगे और अभी हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट ही रहेगा। क्लियर। बस इतना याद रखें, इसको राइट डाउन कीजिए, ये पॉइंट्स आप याद रखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में, तो ये काफ़ी है। नेक्स्ट थ्योरी पर आते हैं जो हमारी है क्वांटम थ्योरी। अब इस क्वांटम थ्योरी को प्रपोज किसने किया था, ये आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था। इसने क्या बोला था, जो लाइट है इट इज मेड अप ऑफ टाइनी मासलेस बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स, मींस लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। तो ये आप लोगों ने सुना ही होगा, इट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। क्लियर। एंड ईच फोटॉन हैज एनर्जी गिवन बाय ई इक्वल्स एच न्यू। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ई इक्वल्स एच न्यू इज द energy of each photon and it depends upon two things, one is h and another is nu, frequency। तो h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा, इस पर डिपेंडेंसी नहीं। इसका वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड है। और दूसरा चीज़ है फ्रीक्वेंसी, जिस पर एक्चुअली डिपेंडेंसी होती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही कम एनर्जी भी होगी किसी भी फोटॉन के पास, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पर साइन है। क्योंकि अगर एच कांस्टेंट है तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो ई इज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। याद रखिए किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी डिपेंड करती है, किसकी, एक फोटॉन की एनर्जी, लाइट की। क्लियर। तो ये चीज़ इसमें आप याद रखोगे क्वांटम थ्योरी में। अब इसने कुछ इसमें भी फेलियर्स हैं, जैसे कि वेव्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मीन्स लाइट वेव है, जो भी फिनोमिनाज वेव में हमने डिस्कस किए, जो भी फिनोमिनाज वेव में होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दे जा रहा हूँ डिफ्रैक्शन जो है ये वेव, अगर हम वेव लेंगे तो ही एक्सप्लेन हो पाएगा। इंटरफियरेंस जो है ये हम देखेंगे, लास्ट में आपको एक टेबल मिलेगा इसका, जिसमें आप याद रखो कि कौन कौन सा फिनोमिना कौन कौन से नेचर ऑफ लाइट से हमें एक्सप्लेन होता है और कौन नहीं होता है, वो हम लास्ट में देखेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट थ्योरी पर आते हैं जो हमारी है एक्चुअल में ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट। लास्ट थ्योरी जो हमारे पास है वो है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर में क्या है, लाइट अब हमारे पास है दोनों नेचर हैं इसके पास, इट इज ए ड्यूअल कैरेक्टर, इट इज ए ड्यूअल नेचर, या तो वेव नेचर और एक है पार्टिकल नेचर। अब दोनों में से कौन सा नेचर हमें पता चलता है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो ये वही कैरेक्टर हमें दिखाती है। क्लियर। अगर हम इसका पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस, अगर हम इसका पार्टिकल नेचर वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पार्टिकल नेचर दिखाएगी, अगर हम वेव नेचर के कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये हमें वेव नेचर ही दिखाएगी। क्लियर। तो इसलिए साइंटिस्टों ने क्या कहा कि हम इसका दोनों कैरेक्टर एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए इसको ड्यूअल नेचर में रखा गया। क्लियर। तो कौन कौन सा नेचर होता है इसका, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। क्लियर। तो ये कुछ डिस्कशन था जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम पहले क्या डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले हम कहेंगे ऑप्टिक्स क्या है, उसके बाद लाइट पर आते हैं, उसके बाद ड्यूअल इसके नेचर देखेंगे। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में यहाँ पर, या अगर आप इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आप इसी में डिस्कस करेंगे। क्लियर। यानी कि इसी में से निकालेंगे जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, वो सभी इसी में से आपको निकलेंगे। जैसे कि स्पीड इसकी है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी वेवलेंथ क्या है, ये किस चीज़ की, इसकी डेफिनेशन, इसे किस चीज़ का बना हुआ है। तो मैंने अभी कहा कि ये दोनों का है, वेव भी और पार्टिकल भी। अब वेव में किस चीज़ का बना हुआ है,
तो अभी मैंने कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये किस टाइप ऑफ वेव है, तो याद रखिए ये ट्रांसवर्स वेव है। इस तरह पार्टिकल में किस चीज़ का बना हुआ है, ये फोटॉन का बना हुआ है। तो फोटॉन के पास एनर्जी कितनी होती है, तो याद रखिए इट इज इक्वल्स एच न्यू। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये किस में होती है, तो याद रखिए ये वैक्यूम में होती है। बाकी मीडियम्स में इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, तो उसको हम आगे जाके देखेंगे वो किस तरह से हम ऑब्टेन करेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले कौन सी ब्रांच हम लेंगे, तो याद रखिए हम लेते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। कौन सी ब्रांच लेंगे हम, ज्योमेट्रिकल। नेचर ऑफ लाइट तो हमारा हुआ, अब हम आते हैं किस पर, एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या कर सकते हैं, क्या मतलब कौन सा नेचर लेंगे, तो याद रखिए हम कोई नेचर नहीं लेते हैं इसमें। हम जनरली क्या लेते हैं, हम एक लाइट रे लेते हैं। अब ये लाइट रे क्या चीज़ है, तो याद रखिए इट इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय लाइट। स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय लाइट, और उसी को हम लाइट रे कहते हैं। और सारा का सारा हम डिस्कस इसी पर करेंगे, लाइट रे पर ही हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। नेचर ऑफ लाइट तो है नहीं है, आप कह सकते हो ये नेचर ऑफ लाइट है, तो ये नेचर ऑफ लाइट नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी मीन्स ऐसा हम वेरी काफ़ी सक्सेसफुल है। बहुत सारे मीन्स बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट को डिफाइन करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। कौन, रे मॉडल, इसको रे मॉडल भी बोलते हैं। क्लियर। जैसे कि हमारे पास है रिफ्लेक्शन, जैसे कि हमारे पास है रिफ्रैक्शन, जैसे कि हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स, लेंसेज। ये सब चीज़ें सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया रे मॉडल ने। क्लियर। इसलिए हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने रे मॉडल ही कंसिडर किया, कोई नेचर ऑफ लाइट नहीं लिया है। आप कह सकते हैं ये वेव नेचर है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, वेव नेचर नहीं है। क्लियर। या ये पार्टिकल नेचर है, नहीं, ये पार्टिकल नेचर भी नहीं है। कोई नेचर ही नहीं लेते हम इसमें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। क्लियर। अब इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और रिफ्लेक्शन के लिए कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए, फर्स्ट हमें चाहिए सोर्स ऑफ लाइट, हमें चाहिए सोर्स ऑफ लाइट। दूसरा चीज हमें चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये दो चीजें हमें चाहिए जहां से हम रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई, और वो लाइट कहां चलेगी, स्ट्राइक इज द सरफेस। उसने स्ट्राइक किया सरफेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को। सम ऑफ लाइट इज रिटर्न्ड इनटू द सेम मीडियम। अब कुछ लाइट जो है, जब इसने स्ट्राइक किया सरफेस को, ऑब्जेक्ट के सरफेस को, फिर ये उसी मीडियम में वापस चली गई। क्लियर। जहां से आई, जिस मीडियम से ये आई, उसी मीडियम में वापस चली गई। और इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब मैंने यहां पर अगर आप देख लोगे, यहां पर क्या, सम ऑफ लाइट। अच्छा, बाकी लाइट कहां चली जाती है, तो याद रखिए रेस्ट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, रेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड, और उसको ट्रांसफर किया जाता है किसमें, हीट में। किसमें, हीट में। क्लियर। तो याद रखिए रेस्ट is either absorbed by the object and transformed to heat. क्लियर। या अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसपेरेंट है, तो फिर वो ट्रांसमिट हो सकती है, या और ट्रांसमिटेड। तो याद रखिए ट्रांसमिट भी हो सकती है, ऐसा नहीं है खाली रिफ्लेक्ट होगा, एब्जॉर्ब भी हो सकता है और थोड़ी सी ट्रांसमिट भी हो सकती है। क्लियर। तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। अब यहां पर एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि हमारे पास है मिरर, क्या हमारे पास है मिरर, और कौन सा मिरर है, जिसको हम कहते हैं सिल्वर्ड मिरर। सिल्वर्ड मिरर, जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। क्लियर। अब सिल्वर्ड मिरर जो है ये हमारे रिफ्लेक्शन पर्पस के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें अब याद रखिए ये 95% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी 5% कहां जाता है, तो एब्जॉर्ब्ड इन टर्म्स ऑफ हीट। क्लियर। अगर आप बहुत देर तक इस मिरर को, शीशे को बाहर रखोगे, सन के मीन्स बाहर रखोगे, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे वो थोड़ा सा गर्म हुआ होगा।
क्लियर? वो किस वजह से गर्म हुआ? उस पर जो लाइट पड़ी उसने 95% रिफ्लेक्ट की, लेकिन कुछ पार्ट उसका उसने एब्जॉर्ब किया, फिर उसको हीट में कन्वर्ट किया। क्लियर? इसलिए वो थोड़ा सा गर्म हुआ। क्लियर हुआ है? अब रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़े से पॉइंट्स हम लिखेंगे, उसके बाद इसके लॉज पर आते हैं जो सबको पता ही होते हैं। यहां पर मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो ये भी आप याद रखोगे, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि जो मैंने भी डेफिनेशन बताई वो काफ़ी मुश्किल तो नहीं है, बट ये भी तो वही बात है, एक ही मीनिंग है दोनों की, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में डिफरेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। जिसकी मैंने यहाँ पर लिखा है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम व्हेन लाइट स्ट्राइक इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो वापस जाना, मैंने अभी भी कहा था कि ये वापस जाती हैं सेम मीडियम में। When light strikes the surface of an object, some of the light is returned. Return होने का मतलब है बाउंस बैक होना। क्लियर? तो ये एक ही बात होती है। अब मैंने कहा कि इसमें हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इंसिडेंट रे किसको कहेंगे हम? इंसिडेंट रे किस चीज का नाम है? तो क्या होता है इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे तो याद रखोगे इनकमिंग रे, इनकमिंग लाइट रे टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। जो लाइट रे टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट आती है उसको हम इनकमिंग लाइट रे भी बोल सकते हैं या इंसिडेंट रे। यानी कि जो लाइट रे आ रही है ऑब्जेक्ट की ओर, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, उसको इनकमिंग लाइट रे टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट मींस इंसिडेंट रे कहलाती हैं। क्लियर? सेकंड चीज हम यहां पर याद रखेंगे इसमें नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या चीज है? तो याद रखिए परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां पर ड्रा करना है? परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा पॉइंट होता है? तो ये भी मैं बताते चलूं आपको। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे मीट करे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को? क्या चीज? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलो इसको मैं अलग से लिखता हूं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को कौन सा पॉइंट होता है? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा पॉइंट है? द पॉइंट वायर इंसिडेंट रे मीट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। क्लियर? पॉइंट वायर इंसिडेंट रे मीट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर हुआ है? जैसे मैं यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। ये हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर? मान लो एक मिरर है जिसका ये वाला साइड जो है सिल्वर्ड है और ये रिफ्लेक्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। अब मैंने क्या किया, एक लाइट रे आई और ये यहां पे मीट हुई, यहां पे मीट हुई। अब जहां पर ये मीट हुई, पॉइंट वायर इंसिडेंट रे मीट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इंसिडेंट रे है इसलिए हम इसकी जो एरो है टुवर्ड्स मिरर रखेंगे, टुवर्ड्स सरफेस रखेंगे। अब इसने यहां पे मीट किया इस सरफेस को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, तो ये जो पॉइंट होता है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, यानी कि ओ। अब हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, नॉर्मल जिसको हम कहते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, लेकिन वो कहां पे ड्रा करना है? इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया है, एक लाइन खींची है जो 90 डिग्री एंगल बनाती है किसके साथ? इस सरफेस के साथ। तो ये बन जाएगा हमारा नॉर्मल। और ये कौन सी रे बन गई? ये बन गई हमारी इंसिडेंट रे। ए ओ इंसिडेंट रे बन जाएगी, ओ एन नॉर्मल बन जाएगा। क्लियर? ओ क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां पर है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? तो आउटगोइंग रे, आउटगोइंग लाइट रे फ्रॉम
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? तो अब यहां से जो रे वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर मैंने, अगर आप ये डायग्राम याद रखोगे, तो यहां पर हम कहेंगे AO जो है ये है इंसिडेंट रे। नॉर्मल कौन सा है? ON जो है वो नॉर्मल है, या NO भी लिख सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो है O, और OB जो है ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारे पास है M डैश, तो ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। M डैश ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो फिलहाल हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पर ज्यादा केसेस में मिरर ही लेंगे। क्लियर हुआ ये? अब हम आते हैं किस पर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर। वो सबको याद होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में डिफरेंट एंगल्स को देखेंगे, उसके बाद उनको डिफाइन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में थोड़े से पॉइंट्स, यहां पर भी आपको थोड़े से पॉइंट्स याद रखने हैं। तो वो क्या है? फर्स्ट मैं यहां पर कहने जा रहा हूं, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो है पॉइंट नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये कौन सा एंगल हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। काफी बच्चों को, काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस को, कुछ पता ही नहीं होता एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि 10th में पढ़ा है, उसके बाद कभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए उसको पहले ये जानकारी देनी जरूरी पड़ेगी। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल होता है? तो याद रखिए, अभी मैंने कहा इंसिडेंट रे, अभी मैंने क्या कहा? इंसिडेंट रे। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कहां पे? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे हम? मैं फिर से यहां पर डायग्राम बनाता हूं, मैं, याद रखिए ये M डैश और ये हमारा हुआ M। इसके बाद क्या हुआ? यहां से लाइट रे आई, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके यहां से चली गई, और अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। ये मैंने खींचा एक नॉर्मल। अब ये जो एंगल है, ये मैंने कहा ये A है, ये हमारा O है, ये हमारा N है, और ये हमारा B है। यहां पर अगर आप लोगों को ये मीन्स दिखाए, आप एंगल ऑफ मेड बाय इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, इसके लिए हम एरो इस तरह से रखेंगे, और ये रिफ्लेक्टेड है, इसलिए एरो आउटवर्ड्स की डायरेक्शन में रखेंगे। इसको इनवर्ड्स की डायरेक्शन में रखना है, इसको आउटवर्ड्स की डायरेक्शन में। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल आई से। तो ये बन जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने कहा एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, ये वाला एंगल। तो ये क्या बन जाएगा? कहां पे? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्लियर? अब दूसरा एंगल यहां पर है, वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको हम कहेंगे? तो ध्यान रहे, यही चीज है, एंगल ही है ये, एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कौन सा एंगल बन गया अब ये दोस्तों? ये हमारा हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल R। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है आपके लिए, आपको ये बताना पड़ेगा, अब ये बचा हुआ एंगल जो है, इस एंगल को या इस एंगल को, इनका, इन दोनों एंगल्स का एक ही नाम है। यहां पर मैं लिखता हूं AOM डैश,
एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, एंड एंगल BOM, इनको क्या कहते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है, इनको क्या कहते हैं? क्लियर हुआ है? आपको क्या कहना है, इनको क्या नाम दिया गया है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। क्लियर? तो वापस आते हैं किस पर, ये हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल r से रिप्रेजेंट होता है, तो यहां पर आप लिखेंगे स्मॉल r से रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? रिफ्लेक्शन की। अब आते हैं किस पर, अब आते हैं लॉ नंबर 1 पर, जो मैंने भी कहा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब आते हैं फर्स्ट लॉ पर। अब फर्स्ट लॉ इन दोनों की रिलेशन है, फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन में इन दोनों की रिलेशन है। क्या कहती है, क्या कहता है फर्स्ट लॉ? ये जो एंगल I होता है ये हमेशा होता है एंगल R के बराबर। क्या चीज? एंगल I जो होता है वो हमेशा एंगल R के बराबर होता है। मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ बन जाता है रिफ्लेक्शन का। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या चीज? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये फर्स्ट लॉ बन जाता है किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। दूसरा लॉ क्या बन जाता है? देखो दूसरा लॉ मैं आपको ये इस डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? अब पहले इसको आप लिखोगे और उसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं, लेकिन ये मैं यहीं पे रख रहा हूं क्योंकि यही चीज हमें एक्सप्लेन करनी है सेकंड लॉ में। मैं फर्स्ट लॉ फिर से लिखूंगा यहां पर, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये हमारा बन जाता है फर्स्ट लॉ। क्या बन जाता है? फर्स्ट लॉ। क्लियर? अब जो सेकंड लॉ है, मैं पहले लिखूंगा सेकंड लॉ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सेकंड लॉ क्या कह रहा है? इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है कामा नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल है, एंड रिफ्लेक्टेड रे, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल कहां पे? यही वाला जो मैंने भी कहा कि नॉर्मल कौन सा? स्पेशल नॉर्मल होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होता है। क्लियर? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये सभी जो हैं एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। अब ये एक ही प्लेन का क्या मतलब है? देखो ये हमारा है इंसिडेंट रे, ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा है नॉर्मल। ये तीनों इस बोर्ड पर हैं, मैंने तीनों पेन इस बोर्ड पर रखे हैं, देखा? तो इसका मतलब है ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। अगर इसमें ये मैं इस तरह से उठाऊं, अब ये इसका प्लेन चेंज हुआ। क्लियर? तो इसका प्लेन चेंज हुआ, तो इसका मतलब है अब इनके बीच में रिलेशन, दूसरा वाला लॉ वैलिड नहीं है, दूसरा वाला लॉ वैलिड नहीं है। अब ये तीनों चेंज हो जाएंगे, ये तीनों खड़े हो जाएंगे। अगर इंसिडेंट रे इस तरह से हुई, ये बन गया नॉर्मल, तो ये बन जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? तो अगर ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करने का क्या मतलब है? ये हमारे पास इस तरह होंगे तीनों। क्लियर? इस तरह एक इसी बोर्ड पर हम इसको रख सकते हैं। हम अगर इस तरह से बोर्ड खड़ा करेंगे तो ये इस पर रहेगा, तो फिर ये वैलिड नहीं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फिर हमें यहां पर एक और नॉर्मल ड्रा करना है, तो एक और रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जाएगी, वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। क्लियर? तो इसका ये मतलब है अगर इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पर होगी, वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। क्लियर हुआ है? तो आई होप आप लोगों ने ये गेटअप किया होगा। तो ये फर्स्ट लॉ था और सेकंड लॉ था, मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। आगे इस पर और भी है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर भी आपके पास क्वेश्चन जो है वो ये है, इन दो एंगल्स का नाम क्या होता है। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये हमारे पास ये AO इंसिडेंट रे जो है स्ट्रेट जाएगी, मान लो ये बेंड नहीं हुई, ये बेंड नहीं हुई, स्ट्रेट गई, ये स्ट्रेट गई, ये इस तरह से जाएगी। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, यानी कि ये वाला एंगल, इसको एंगल ऑफ डिविएशन भी बोलते हैं। भाई इसको जाना था यहां, लेकिन ये इस तरह से चली गई, तो मीन्स ये इतनी डिविएट हुई, तो ये एंगल ऑफ डिविएशन कितना होता है? एंगल ऑफ
डिविएशन, इसको एंगल ऑफ डिविएशन भी बोलते हैं। तो ये एंगल ऑफ डिविएशन कितना होता है, क्लियर, इन टर्म्स ऑफ आई, इन टर्म्स ऑफ आर, या इन टर्म्स ऑफ दीज टू एंगल्स, क्लियर। आई होप कि आप लोगों ने ये गेट अप किया होगा, क्वेश्चन भी समझ आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।